स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी का बेसिकली क्लास नंबर 2 है। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग काइंडली पहले क्लास 1 देख लीजिए, ठीक है। कल हम लोग क्या किए थे? कल हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV कैसे निकलता है वो हम लोग सीखे थे। और हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी होता है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी LOP का हम लोग सेवरेज टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और उसके बाद हम लोग का GAV कैसे निकलता है वो सारा चीज़, अनरियलाइज रेंट, ये सारा चीज़ हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के क्लास में कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 22 to 27, सेक्शन 22 to 27 ये चार्जिंग सेक्शन है। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास में नोट्स भी बना चुके हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, सेक्शन 22 क्या बोलता है? सर सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, 3 बात बोलता है। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। द SEC मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द SEC फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे GAV कैसे निकलता है। GAV 4 फैक्टर को कंसीडर करके निकलता है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं नोशनल रेंट, और नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा उसको बोलते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER और ARR में, एक्चुअल रेंट रिसीव में, जो ज़्यादा होगा, हायर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं GAV। GAV से हम लोग क्या माइनस करते हैं? GAV से हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से हम लोग माइनस करेंगे सेवरेज टैक्स। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है, ये रहेगा नहीं, होगा तब माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल है, बहुत कम ही होता है, हम तब भी लिखा दे रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब ये माइनस होगा। क्या आएगा? नेट एनुअल नेट म्युनिसिपल वैल्यू आएगा ना, नेट म्युनिसिपल वैल्यू आएगा। अब नेट म्युनिसिपल वैल्यू से हम लोग क्या माइनस करेंगे? हम लोग डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन कितना होगा? एट द रेट 30%। इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जाएगा। अंडर सेक्शन 24A, ठीक है ना। ये होता है एट द रेट 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस होगा। हम लोग का जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? IHP, इनकम फ्रॉम, ये IHP हो जाएगा। तो कल बेसिकली हम लोग सीखे थे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलता है, सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स कैसे निकलता है, एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है ना। नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या होगा? ये दोनों को माइनस कर देंगे तब नेट म्युनिसिपल, हाँ म्युनिसिपल टैक्स भी आएगा यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स भी आ जाएगा, यहाँ छोटा सा लिखे हैं म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल हम लोग क्या सीखे थे कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलता है, सेवरेज टैक्स कैसे निकलता है, वाटर टैक्स कैसे निकलता है, म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकलता है, ये सारा चीज़ सीख के थे। आज हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। मतलब आपको हर एक सवाल में, हर एक क्वेश्चन में आपको 30% डिडक्ट करना ही होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले।
क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से माइनस करेंगे सेवरेज टैक्स, माइनस करेंगे वाटर टैक्स, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। फिर आएगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू से माइनस करेंगे हम लोग डिडक्शन। सिर्फ 2 डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24A और 24B, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको बोला जाता है अंडर सेक्शन 24B, ठीक है ना। क्या सर सेक्शन याद रखना होगा? हाँ बाबू, ये 2 सेक्शन याद रखना होगा, ज़्यादा सेक्शन है ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। कुल मिला के गिना चुना सेक्शन है, तो MCQ आएगा, आपको याद रखना होगा। तो 24A 24B, तो 24A क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा ना, हम लोग को हर हाल में स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे हम एक्चुअल खर्चा करें या ना करें। समझ में आया? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा यूनिक चैप्टर है जो टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होता है? एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई है कि मेरा कुछ इनकम है। गवर्नमेंट क्या करेगा कि एक मेरे घर का वैल्यू मतलब कितना टैक्सेबल है, उन लोग एक वैल्यू डिटरमाइन कर लेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग कुछ कमा रहे हैं तो देखेंगे कमा ज़्यादा रहे या कम रहे। गवर्नमेंट के हिसाब से ज़्यादा कमाना चाहिए, कम कमाना चाहिए। तो जी मतलब होता है ना RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अगर हम नहीं भी कमाते इनकम, तब तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। विच एवर इज हायर, मान लो मेरा इनकम 0 है, हाउस प्रॉपर्टी हम भाड़ा पे नहीं चढ़ाएं, तो कितना कमा सकते हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी से? 1 लाख रुपया, एग्जाम्पल के तौर से 1 लाख रुपया ही टैक्सेबल है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है ना, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कैसे है? जैसे एग्जाम्पल 1 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू है कितना है? 70,000। फेयर रेंट है, लिखोगे एग्जाम्पल सब लोग। फिर स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट है। अगर हम लोग यहाँ का इसका GAV निकालेंगे तो क्या होगा? हम एक कंडीशन और दे देते हैं, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना? 1,20,000। UR का मतलब अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कितना है हम लोग का? 30,000, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10%। अब यहाँ लिख दिया 20% पेड बाई टेनेंट, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है? कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर्टी कहाँ पे? कोलकाता में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग को निकालना क्या होगा? हम लोग को GAV निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? GAV। तो GAV के लिए क्या करना होगा? GAV के लिए ये कितना है? 70% है, मतलब 70,000 है। तो हम लोग क्या सीखे थे? एक फॉर्मूला सीखे थे ना। फॉर्मूला का नाम क्या है बाबू? जब भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड या लोकेटेड है KMDC कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, तो जो भी हम लोग का टैक्स निकलता है ना, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग जो देंगे ना, वो हम लोग ग्रॉस में नहीं देंगे, नेट पे देंगे। किस पे देंगे बाबू? नेट। तो नेट म्युनिसिपल, उसका एक फॉर्मूला हम लोग कल लिखे थे ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो हम क्या बोले थे? एक चीज़ और बताए थे, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, जब भी आपका सेवरेज टैक्स, वाटर टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे। हम लोग को कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, जब भी हम लोग को म्युनिसिपल वैल्यू बोलेगा तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो हम लोग को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। ग्रॉस में 4 ही जगह कन्वर्ट करेंगे। 4 कौन कौन से स्टेट में, मतलब कौन कौन सी जगह में? मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कोलकाता, मुंबई,
चेन्नई दिल्ली। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अगर प्रॉपर्टी मेरा रहता है तो हम लोग को कन्वर्ट करना होगा किसमें, ग्रॉस में। तो जब भी हम लोग का सेवरेज टैक्स, वाटर टैक्स नहीं दिया तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 90%। तो चलो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा आराम से, कितना आ जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाई 90%। ठीक है, कितना आ चुका है, अच्छा हम इसको 90,000 कर देंगे, क्या कर दे रहे इसको, 90,000। ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के बाद क्या है, फेयर रेंट है। फेयर रेंट है कितना, फेयर रेंट है कितना, 80,000 है। अब ये बताओ फेयर रेंट और इसमें ज़्यादा कौन सा है, 1 लाख। 1 लाख इनको क्या बोला जाएगा हम लोग का, नोशनल रेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब नोशनल रेंट और हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना हम लोग का है, 1 लाख, तो दोनों तो 1 ही लाख है, तो कोई भी एक ले लो, छोटा बड़ा से क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो फिगर सेम है। तो हम लोग क्या ले लिए, 1 लाख ले लिए, इसको क्या बोला जाएगा, RER। ये RER कितना है, 1 लाख है। मान लो अगर हम लोग अपना प्रॉपर्टी भाड़ा पे नहीं भी चढ़ाते हैं तब भी सरकार के हिसाब से हम, मेरे प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है, 1 लाख। 1 लाख पे हमको टैक्स देना होगा, समझ में आया। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, 1,20,000, और UR है, UR का मतलब अनरियलाइज रेंट। अच्छा अगर क्वेश्चन में रूल 4 नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे, रूल 4 फुलफिल्ड है, समझ में आया। टेनेंसी बोनाफाइड है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द SSC। द SSC हैज टेकन all reasonable step to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has satisfied the assessing officer that the legal proceeding would be worthless or useless। ये मानेंगे कंडीशन फुलफिल है, ये मानेंगे कंडीशन फुलफिल है। तो अब हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 1,20,000 से 30,000 माइनस कर देंगे, तो ARR कितना हो जाएगा, ARR कितना हो जाएगा हम लोग का, 90,000 हो जाएगा। ARR कितना हो जाएगा बाबू, 90,000। तो विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये 1 लाख का नाम क्या होगा, GAV हो जाएगा। ये तक तो वर्किंग था, हम लोग का सम्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, जल्दी से बोलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, 1 लाख होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करेंगे। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स जो हम लोग माइनस कर रहे हैं कोलकाता में है, तो ग्रॉस पे निकलेगा या नेट पे निकलेगा, नेट पे निकलेगा। देखो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं हम, ये नेट मेरा कितना, 90,000 इंटू कितना परसेंट, 10%। लेकिन यहाँ पे बोला 20% पेड बाई द टेनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, आपको समझना होगा। क्या बोला यहाँ पे, 20% पेड बाई द टेनेंट। तो इसका मतलब पेड बाई द टेनेंट लेते हैं तो इसका मतलब ओनर कितना पे किया होगा, 80%। तो हम एक काम करते हैं, इसका 80% निकाल लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 7,200। बाबू वर्किंग सब अपने हिसाब से करते रहो। अच्छा यहाँ पे सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स है, अगर होता तो क्या करते हैं, लेस कर देते, नहीं है तो लेस करेंगे नहीं, समझ में। सर यहाँ पे हम लोग लिख दें लेस सेवरेज टैक्स, लेस वाटर टैक्स, क्या ज़रूरत लिखने का, है ही नहीं, इतना तो मालूम है। इतना कमज़ोर दिमाग है आप लोग, बहुत स्ट्रांग हो ना, इतना तो समझते ही हो। चलो इसको क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। माइनस करो कितना आ रहा है, कितना, 928। चलो अब माइनस करेंगे क्या, अब माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 24A। अभी NAV कितना है मेरा, देखो 92,800। अब ये 92,800 का कितना परसेंट निकालेंगे, निकालो कितना आ रहा है, 92,800 का 30%,
कितना आया 27,840। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है, माइनस कर देंगे हम लोग। कितना आएगा हम लोग का, इस फिगर से ये फिगर माइनस कर देंगे, IHP आएगा 64,960। देखो ये हो चुका हम लोग का। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग 30% प्रोवाइड करेंगे, अब एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ना फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, कोई भी एक्सपेंस रहेगा वो माइनस नहीं होगा। क्लियर है, कोई भी एक्सपेंस होगा। जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, फिक्स होता है @ 30% ऑफ NAV। एक ही कंडीशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब हम लोग का NAV 0 या नेगेटिव आएगा। समझ में आता, तब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस नहीं होगा। अगर हम लोग का NAV पॉजिटिव में आ रहा है, NAV मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमको 30% लेस करना ही होगा, हर हाल में लेस करना होगा। और ये आपको गवर्नमेंट देता है कि 30% आप माइनस करने के बाद हमको टैक्स दीजिए। आप 30% जो माइनस करें, अगर आपका खर्चा हो या ना हो, मान लो मेरा बिल्डिंग है, उससे हम इनकम कमा रहे हैं, और ठीक है ना, जो भी इनकम कमा रहे वो टैक्सेबल होगा, सरकार पे को टैक्स देना होगा, सब्जेक्ट टू 30%। वो 30% माइनस करने के बाद, चाहे हम सच में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको 30% माइनस करने मिलेगा अपने इनकम से। सवाल ये है, अगर आपको गवर्नमेंट 30% दे रहा है ना, तो उसके अलावा और कोई खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते हो। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा खर्चा दे दिया जाएगा, जैसे ना रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, जैसे रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और समझ में आया, बहुत सारा कुछ भी होगा, ग्राउंड रेंट रेवेन्यू कलेक्शन, कुछ भी हो चुका है। ठीक है ना, कोई दूसरा लोकल चार्जेस क्यों होगा, जब आपको 30% आपको डिडक्ट करने दिया जा रहा है, वो सारा चीज़ उसी में इंक्लूड है। अलग से कोई चीज़ हम लोग खर्चा माइनस नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही खर्चा होता है, तुम्हारा डिडक्शन होता है। अब दो तरह का डिडक्शन होता है, एक ही खर्चा माइनस होगा, खर्चा को डिडक्शन बोलते हैं, 24A और 24B। 24 है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A @ 30% ऑफ NAV, और B में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में होगा तभी माइनस करेंगे, और नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। हम लोग क्या समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन किससे माइनस होगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे हम लोग फॉर्मेट में देख पा रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या टॉपिक है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 24B। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होगा या पेड होगा, ये दोनों ही क्या है, अलाउड है। ठीक है ना, ये दोनों ही अलाउड है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, ड्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग पैसा नहीं दिए हैं। अब पेड का मतलब ये ड्यू बेसिस भी फॉलो करता है, कैश बेसिस भी फॉलो करता है। ये पेड है। पेड है मतलब अगर हम लोग पे किए हैं तब भी हम लोग माइनस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B में। अगर पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है, तब भी माइनस कर सकते हैं। देख लो, ड्यू का मतलब बकाया है। ड्यू का मतलब, मान लो हम अपना घर बनाने के लिए कहीं से लोन वगैरह लिए थे, उस पर इंटरेस्ट बकाया है, बकाया इंटरेस्ट भी माइनस करवा सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग पे कर दिए हैं तो हम तो बता ही रहे, पे करेंगे या बकाया है, मतलब पे करेंगे या बकाया आउटस्टैंडिंग है, तब भी। ड्यू का मतलब क्या होता है, वो आउटस्टैंडिंग, अगर ड्यू होगा या आउटस्टैंडिंग होगा वो भी अलाउड है, पेड होगा वो भी अलाउड है। आगे चले यहाँ तक। अच्छा, लोन कहाँ से लिए? लोन ऑप्टेन। अच्छा, क्या अलाउड है? अलाउड क्या है? ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट अलाउड है, ओनली इंटरेस्ट अलाउड है। ठीक है ना,
क्या अलाउड नहीं है, मतलब हम लोग प्रिंसिपल अलाउड नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अलाउड नहीं है। याद कर लीजिएगा, क्या अलाउड नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। एक नंबर में सवाल आ गया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन में, जो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B है, उसमें क्या अलाउड है, इंटरेस्ट मतलब क्या अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, प्रिंसिपल अलाउड है, बोथ अलाउड है, नन ऑफ द अबव अलाउड है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, प्रिंसिपल अलाउड नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? लिख लेंगे एक बार, लिख लो, लिख लो, MCQ बनाओ इसको। हम बोले थे ना एक अपना नोट्स बनाना, उसको क्या अलाउड है, लिखो, इसको लिखो, अंडर सेक्शन 24B ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, नॉट प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल। ठीक है। अब आपको कंफ्यूज करेगा, अगर आप लोन कहीं से भी लियो सब अलाउड है, मतलब लोन का इंटरेस्ट, मतलब आप लोन का इंटरेस्ट अलाउड है, वो लोन आप कहीं से भी ले सकते हो। हम क्या बोले, लोन का इंटरेस्ट अलाउड है, वो लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, वो आप लोन कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, लोन का क्या अलाउड है, लोन का जो है इंटरेस्ट जो है अलाउड है। ये जो लोन है ना, आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बैंक से भी ले सकते हो, कोई भी बैंक से ले सकते हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, या कोई फैमिली फ्रेंड से भी ले सकते हो, फैमिली या फ्रेंड्स, किसी से भी ले सकते हैं। समझ में आया? इसका कोई मसला नहीं। हम अपने फ्रेंड से लोन लिए घर बनाने का, उसका इंटरेस्ट अलाउड है, हाँ अलाउड है। हम बैंक से लिए, अलाउड है, हाँ अलाउड है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दूसरा सवाल, अमाउंट कितना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 24B, ठीक है ना, इन केस ऑफ LOP। ये सवाल आएगा बाबू, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। हम क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे साइड में, क्या लिखे हम यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख, बोलो क्वेश्चन लिखे, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ LOP। बताओ मैक्सिमम लिमिट क्या है अंडर सेक्शन 24B? नहीं नहीं नहीं, ये तो SOP में सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ नो लिमिट है, यहाँ पे नो लिमिट है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बोलो आंसर क्या आएगा, नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट। जितना भी इंटरेस्ट होगा सब माइनस कर देंगे हम लोग। लिमिट कहाँ देखा जाता है, SOP में। जब भी प्रॉपर्टी हम लोग का टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, अभी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी 1 कर रहे, हम लोग LOP पढ़ ले, लिमिट वाला बात तो SOP में है, LOP में तो सर लिमिट ही नहीं है। कोई जितना भी होगा हम लोग सब माइनस कर देंगे। एक एक चीज़ जो हम बता रहे हो आप समझने का कोशिश करो, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट का बात कहाँ पे आता है, लिमिट का बात SOP में आता है। LOP में तो कोई लिमिट ही का बात नहीं है ना, आपका इंटरेस्ट जितना भी निकल रहा वो हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? उतारो। तो अभी तक हम लोग जितना भी बात किए वो था प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड था, LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो SOP। SOP का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हम लोग अपने नया हेडिंग डालेंगे SOP। SOP का फुल फॉर्म सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग खुद रहते हैं, SSC जिसमें खुद रहता है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोला जाता है। गवर्नमेंट इतना जालिम नहीं है कि आप जिस घर पे रहते उस पर टैक्स मांगेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 घर से ज़्यादा है और
वो घर आप अगर भाड़ा पे दीजिए या ना दीजिए, 2 घर तक आपका एग्जेम्प्टेड है। कितने घर तक एग्जेम्प्टेड है? डीम टू बी लेट आउट कितना मान सकते हैं? 2 घर तक हम लोग डीम टू बी लेट आउट मान सकते हैं। लेकिन आपको हेडिंग में दे दिया एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक घर लेट आउट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली करना होगा। समझ में आया? अच्छा, मेरे पास एक घर है, हम रहते हैं, हम क्या उसमें सरकार को टैक्स देंगे? मेरे पास एक घर, हम सरकार को टैक्स क्यों देंगे? उस घर में तो हम रहते हैं। अच्छा, हम लोग घर किस काम में आता है? सर रहने का काम में आता है, सोने का काम में आता है, मम्मी खाना बनाती है, हम पढ़ाई करते हैं, हम गेम खेलते हैं, हम टीवी देखते हैं। सर मेरा घर बहुत बड़ा है, हम फुटबॉल भी खेल लेते हैं। अच्छा, घर किस काम में आता है? रहने का काम में आता है। किस काम में आता है? तो हम अपना रहने वाला घर में सरकार को टैक्स देंगे? नहीं। हम लोग कब देंगे बोलो? जब हम घर से कमाएंगे तब हम टैक्स देंगे ना। हम तो घर से कमा ही नहीं रहे ना। जब मेरा इनकम आएगा तब तो हम सरकार को टैक्स देंगे। मेरा घर है, उस घर में तो हम खुद रहते हैं। तो आप कितने घर तक खुद रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 घर तक। अगर आपका 2 घर है, 2 घर से ज़्यादा है, अगर आपका घर 2 घर से ज़्यादा है, तो अगर आप अब अगर बोलिएगा मेरे पास 3 घर है, सरकार बोलेगा आप तीनों में रहते हैं? बोले हाँ तीनों में रहते हैं। ऐसा थोड़ी होगा। कोई 2 घर आपका माफी हो जाएगा और तीसरा घर में आपको, सर हम सच में, मान लीजिए हम सच में आ जाओ, कितना घर है तुम्हारा? हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मिस्टर सत्या प्रकाश जोशी खड़े हैं, जिनका मतलब ये 3 घर के मालिक हैं। ठीक है ना? ये कितने घर के मालिक हैं? 3 घर के मालिक हैं। समझ में? सत्या प्रकाश जोशी बहुत बड़े आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। इनका कितना घर है? 3 घर है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये सत्या प्रकाश जोशी जी बताइए, आपका हाउस 1 कहाँ पे है? कराया रोड में। कराया रोड में है। अच्छा, मतलब कोलकाता में है। ठीक है। आपका हाउस 2 कहाँ है? पंजाब में, बिहार में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इनका हाउस 2 बिहार में है और हाउस 3 आपका कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है। तो आप किस में रहते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये इसमें भी रहते हैं मिस्टर सत्या प्रकाश जोशी अपने परिवारों के साथ। ठीक है ना? हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानेगा। समझ में आया? सरकार ऐसा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रोविज़न है। गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली एक इंसान अपने 2 घर में रह सकता है। एक घर है तो एक घर में रहेगा। अगर उसके पास 2 घर का मालिक है तो वो 2 घर में किसी में भी रहेगा। अगर उसके 2 घर है तो उस पर तो हम लोग टैक्स देंगे नहीं। टैक्स का मसला आएगा कहाँ से? जब आपके पास 2 घर से ज़्यादा है तो हम लोग उसको तीसरा घर को डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, चाहे आप भाड़ा पे चढ़ाइए या ना चढ़ाइए। और उस पर अगर सर हम तीसरा घर को, अच्छा ये तीसरा घर किसके ओपिनियन से डीम टू बी लेट आउट मानेंगे? एसएससी के ओपिनियन से। अब एसएससी से बोलेंगे, बोलो एसएससी कौन से घर को तुम मानोगे कि जिसमें तुम रहते हो? जिसका वैल्यू ज़्यादा है। जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू पे ज़्यादा टैक्स देना होगा। समझ में? जिसका वैल्यू, हाँ, तो इसीलिए बोलेंगे हम उसमें। क्लियर है? तो मान लो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 है मेरे पास, तो हम ये ऑप्शन किसके ऊपर है? किसको मतलब ये ऑप्शन किसको दिया जाएगा? असेसिंग ऑफिसर ये एसएससी को बोलेगा। बोलो, मान लो हम कोलकाता का तो वैल्यू ज़्यादा होगा, बिहार का कम होगा, राजस्थान का भी कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे? बिहार राजस्थान में हम रहते हैं, क्या बोलेंगे? कोलकाता में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, बिहार वाला घर भाड़ा पे है, वहाँ तो वैल्यू ऐसे ही कम आएगा। अगर मान लो हमको टैक्स देना भी पड़ेगा तो बहुत कम देना पड़ेगा। तो अब सवाल है, मान लो सच में मिस्टर सत्य प्रकाश जोशी ये तीनों घर पे रहते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो इनको क्या सच में टैक्स देना होगा? तो एनुअल वैल्यू किस पे आएगा? लेट आउट में आएगा। तो इसका एनुअल वैल्यू क्या होगा? अरे ये तो नील हो जाएगा ना। तो बिहार वाला का क्या आएगा एनुअल वैल्यू?
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो ज़्यादा होगा नोशनल रेंट, नोशनल रेंट से स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे। समझ में आया? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा नोशनल रेंट, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा RER। अब RER में ARR, अब सच में ARR नहीं है तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? GAV क्या मान लेंगे? RER को ही GAV मान लेंगे, है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको बोला जाता है? जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। असेसिंग ऑफिसर मतलब SEC जिसमें खुद रहता है। समझ में आया? तो उसका फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होगा? उसका फॉर्मेट स्टार्ट होगा नेट एनुअल वैल्यू। इसका नेट एनुअल वैल्यू ऑलवेज नील होगा। आपसे ये वाला चीज़ 1 नंबर में MCQ में पूछ लेगा। बताइए आपको ऐसे भी पूछ लेगा, बताओ कौन नेट एनुअल वैल्यू, कौन से प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू 0 आता है या नील आता है? ऑलवेज नेट एनुअल वैल्यू किस प्रॉपर्टी का हम लोग 0 लेते हैं? SOP का, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू हम लोग ऑलवेज क्या मानते हैं? नील मानते हैं। क्लियर है? नील मानते हैं। इससे हम लोग एक चीज माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? इससे क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B। ठीक है? अच्छा, ये जो IHP आएगा, हम जो सर्कल किए हैं, या ये नेगेटिव आएगा या ये 0 आएगा। दो ही कंडीशन है। क्या आएगा बोलो तो? या नेगेटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा, या ये नेगेटिव आएगा, या फिर ये 0 आएगा। अच्छा, दो ही ऑप्शन है। समझ में आया? SOP का सेल्फ ऑक्यूपाइड सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 23(2)A। बोलो 23(2)A क्या आएगा? या 0 आएगा या नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा या फिर 0 आएगा। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। अच्छा, 0 कब आएगा वो बता दे रहे हैं। व्हेन देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो आंसर क्या आएगा? आपसे 1 नंबर में MCQ पूछ लिया। आपसे यहाँ पे क्या क्या MCQ बार, आप अपना नोट्स बनाते चलो, मेरा सुनते रहो। अभी नहीं, ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, आप लोग बना लेना, अभी खाली सुनना है। समझ? नोट्स बनाने वाला चीज़ तो हमको आप आराम से सुन भी सकते हैं, आराम से ना, क्योंकि वीडियो तो, ये क्लास तो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग सुन के अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। क्या क्या MCQ का पॉसिबिलिटीज हम वो बता दे रहे। सबसे पहले आपसे सेक्शन पूछ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या सेक्शन है? 23(2)A एक सेक्शन। दूसरा पूछेगा ना कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या होता है? जिसमें SEC खुद रहता है। ठीक है ना? इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है, नील होता है। देखो 3 MCQ डिस्कस कर लिए। चौथा MCQ हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही डिडक्शन माइनस होता है। देखो 4 MCQ हम लोग डिस्कस कर लिए। चौथा MCQ, इसमें सिर्फ एक ही डिडक्शन माइनस होगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना? और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वही वाला कॉन्सेप्ट होगा कि इसमें ड्यू बेसिस में भी अलाउड है और पेड बेसिस में भी अलाउड है। ड्यू बेसिस में भी अलाउड है, पेड बेसिस में अलाउड है। 5 MCQ हो गया। ड्यू बेसिस में भी अलाउड है, पेड बेसिस में भी अलाउड है। छठवां MCQ, जो इनकम निकलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का वो क्या होगा? या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कितना MCQ हुआ टोटल? सॉरी, या नेगेटिव होगा या 0 होगा। ऐसे भी बोल सकते हो या 0 या नेगेटिव हुआ, बात तो वही हुआ। हम 0 को नीचे बोलो या उसको ऊपर बोलो कितना MCQ हुआ इससे? 5-6 MCQ बन रहा है ना? तो आपको बाबू ऐसे समझना होगा, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और बोल देगा यहाँ पे इंटरेस्ट का लिमिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पे लिमिट होता है। कौन से केस में? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ SOP। बाबू यहाँ पे लिमिट है। क्या है? लिमिट है। ठीक है ना? क्या है? लिमिट है।
हम लोग ऐसा समझते हैं, अगर लोन ऑब्टेन किया गया है, इफ लोन ऑब्टेन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज, ठीक है ना, परचेज ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ठीक है ना, 1/4/1999। तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2 लाख। कितना है बाबू, 2 लाख है। समझ में आया। देखो फिर से बता दे रहे, कंफ्यूज मत होना ना। एलओपी के केस में, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कोई लिमिट नहीं होता है, एसओपी के केस में लिमिट है। यहाँ पे कंडीशन है, देखो कंस्ट्रक्शन एंड परचेज के लिया गया है ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/1999। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2 लाख है। अब तुमको एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जैसो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो ये हम लोग किसके पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये एसओपी है, एसओपी के केस में कितना दिया हुआ आपको, 1,50,000। आइए मान रही है 1/4/1999 के बाद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 2 लाख माइनस करेंगे या 1,50,000, 1,50,000 रुपया। इसका मेन फॉर्मूला होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक्चुअल इंटरेस्ट, क्या होगा बोलो, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000 रुपया, और मैक्सिमम लिमिट क्या बाबू, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। 80 में क्या लिखेंगे, विच एवर इज लोअर। समझ में आया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा, ठीक है ना। इस अमाउंट में, इस अमाउंट में और इस अमाउंट में जो लोअर होगा वही अलाउड है एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। यहाँ तक क्लियर है। ये डेट याद रखना होगा। एमसीक्यू इससे भी बन रहा है, देख लो कितना एमसीक्यू आ रहा है, एक एमसीक्यू इससे भी बन जा रहा है, जितना यहाँ भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है। ये सब हम आपको बताते चले क्या क्या एमसीक्यू बन रहा है। ये भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है, ठीक है ना, ये भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है। यहाँ लिमिट है, लिमिट भी एक एमसीक्यू बन जाएगा। एलओपी में नो लिमिट है, यहाँ भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो एमसीक्यू भी आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसका कोई भी केस हो, इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000 है। रिपेयर्स के केस में, या लोन लिया है 1/4/1999 से पहले भी 30,000, रिपेयर्स के केस में भी 30,000। समझ में आया। रिपेयर्स के केस में भी 30,000 है, और एनी अदर केस में भी कितना है, 30,000 है। अब 2 नंबर में क्या लिखेंगे, एनी अदर केस इन, एनी अदर केस, एनी अदर केस, एनी अदर केस में इंक्लूडिंग रिपेयर्स, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन कितना होगा बाबू, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000। यहां से भी एक एमसीक्यू बन जा रहा है। एनी अदर केस में, अब अगर एग्जाम में आपको बोला जाएगा लोन लिया है 1/4/1999 से पहले, तो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 30,000 रुपया। अगर बोलेगा 1/4/1999 के बाद लिए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए नहीं लिए हैं, रिपेयर्स के लिए लिए हैं,
तो रिपेयर्स के लिए मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 30,000 रुपये। अब यहाँ पे भी कंडीशन है बाबू, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपका रिपेयर्स है 10,000 रुपये, जैसे उस केस में वहाँ हम लोग कैसे किए थे, मैक्सिमम लिमिट कितना था 2 लाख रुपया, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट रियलिटी में एक्चुअल में है कितना, तो ये बात समझ लो ना, आपका 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 30,000 के अंदर है, देखो ऐसा समझ लेना, 30,000 के अंदर अमाउंट होगा तो अंदर वाला होगा, 30,000 के बाहर होगा तो 30,000 होगा। अमाउंट अगर 2 लाख के अंदर होगा तो अंदर वाला लेंगे, 2,000 के बाहर, 2 लाख के बाहर होगा तो 2 लाख लेंगे। जैसे 2 लाख के अंदर क्या होगा, 1,80,000, 1,20,000, 1,50,000, 60,000, 80,000, हम बोलेंगे 80,000 तो 80,000 आंसर होगा। हम बोलेंगे 2 लाख, 2 ही लाख आंसर होगा। हम बोलेंगे 1,90,000, 1,90,000 ही होगा। हम लोग इंटरेस्ट पे किए हैं 50,000, 85,000 आंसर होगा। हम बोलेंगे 99,000, 99,000 होगा, 99,000 होगा। हम बोलेंगे 30,000 पे किए हैं बाबू, 30,000 होगा, 35,000 होगा, 65,000 होगा। जब भी हम फिगर 2 लाख के अंदर बोल ले तो वो अंदर वाला आंसर होगा, और 2 लाख के बाहर बोल ले 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सर 2 ही लाख। समझ में आया क्या होगा हम लोग का, 2 लाख होगा। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का, बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सम्स लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जो कॉपी नहीं की उसको कॉपी करो। हम लोग यहाँ पे एक सम्स लिए हैं HS 2017 का, ये ऑलरेडी ईयर में आ चुका है। हम लोग ये सम्स के माध्यम से आपको करके बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 हाउस है, H1 और H2। H1 हम लोग का लेट आउट है, क्या है, इसको LOP बोलेंगे, LOP लेट आउट प्रॉपर्टी, आपको बोल दिया। और ये SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग पहले LOP को सॉल्व करेंगे और SOP को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग सीखे हैं LOP को निकालने के लिए पहले GAV निकालना पड़ता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फिर GAV कैसे निकालेंगे, GAV कैसे निकालेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे नोशनल रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नया है हम लोग का, क्या है, वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है घर में ताला बंद है, हम लोग भाड़ा पे नहीं दे पाए, ठीक है ना, भाड़ा पे नहीं दे पाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग LOP को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, LOP को सॉल्व करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, GAV। तो हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्टी है कोलकाता पे, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये ग्रॉस नहीं लिखा रहता तो हम लोग को ग्रॉस निकालना पड़ता, ग्रॉस नहीं लिखा। याद कर लो, अगर इन केस ऑफ LOP लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, और अगर द वर्ड ग्रॉस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू या नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, तो हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना होगा। जो भी फिगर दिया रहेगा डिवाइडेड बाई 90%। अगर नहीं दिया हुआ है सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स, अगर सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स दिया है तो एक लंबा चौड़ा वाला जो फॉर्मूला था वो चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, 3 लाख आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, 2,50,000। कितना है बाबू, अभी 3 लाख और 2,50,000 में क्या, कौन सा बड़ा है, 3 लाख। ये 3 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में, स्टैंडर्ड रेंट कितना हम लोग का, 3 लाख, ठीक है ना। दोनों में से छोटा कौन है, दोनों तो एक ही है, तो हम लोग का RER कितना आ जाएगा, 3 लाख, ठीक है ना। इसको हम लोग स्टेप 1 बोलेंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा हम लोग का, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 एनुअल रेंट होगा। क्या होगा, एनुअल रेंट। क्वेश्चन में एनुअल रेंट कितना दिया हुआ, 2,40,000। अब मान लो अगर एनुअल रेंट नहीं दिया हुआ तो हम लोग को एनुअल रेंट निकालना होगा। मान लो क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, एनुअल रेंट नहीं दिया हुआ है, समझ में आया। यह पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया हुआ, ऑलवेज यहाँ पे क्या निकालना होगा, एनुअल रेंट निकालना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख और 2,40,000 में बड़ा कौन है, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है, 3 लाख, ठीक है ना, विच एवर इज हायर। अगर बाबू समझने में दिक्कत हो रहा तो काइंडली अपने तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लो, ठीक है।
3 लाख आ चुका। अब माइनस करेंगे VC, VP वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड कितना है बाबू? देखो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड यहाँ पे 2 मंथ बोल दिया। तो अगर पूरा भाड़ा है, 1 साल का भाड़ा 2,40,000 है, तो 2 महीना का भाड़ा कितना होगा? कैसे निकालेंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कितना आएगा बाबू? 40,000 आएगा। इसको एक बार फिर समझ लो। 1 साल का भाड़ा कितना है? 2,40,000। कितने महीना का भाड़ा है? 12 महीना। हमको 2 महीना का चाहिए। अब इस फिगर से ये फिगर हम लोग माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 2,60,000। 2,60,000 आ चुका है। अब ये 2,60,000 क्या हो चुका है हम लोग का? GAV। क्या आ चुका है बाबू? GAV। ठीक है ना, ये GAV आ चुका है। अब बेटर होगा आप GAV से अलग जगह करना, यहाँ तक आप वर्किंग में करना, ठीक है ना, ये बेस्ट होगा। इसको इतना तक वर्किंग में देखा ना, GAV से यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। लिख देना C नोट नंबर 1। लेकिन हम लोग का स्पेस कम है तो हम इसी में कंटिन्यू दिखा दे रहे, ठीक है। GAV से हम लोग का क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स। हम इसको शॉर्ट में MT लिख देते हैं, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे किस पे निकलता है? नेट म्युनिसिपल पे निकलता है। अगर परसेंटेज दिया रहता तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालते हैं, या तो परसेंटेज नहीं है क्या दिया हुआ म्युनिसिपल टैक्स? देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे बाबू? 27,000। और इसमें टेनेंट कितना पे किया है? अच्छा, टेनेंट वाला हम लोग लेते हैं। बोलो, अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे किया लेंगे हम लोग, बोल रहा है यहाँ पे आउट ऑफ विच 8,100 पेड बाय द टेनेंट, तो टोटल है 27,000। टेनेंट दिया 8,100, तो 27,000 से 8,100 हम लोग माइनस कर देंगे। 27,000 से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? 8,100। कितना आएगा? 18,900। अब ये माइनस करेंगे, ये क्या आएगा? NAV कितना आ चुका है? 2,41,100। ठीक है। अब इससे माइनस क्या करेंगे? इससे माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है ना, एट द रेट 30% ऑफ NAV। निकालो इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है? 72,330। यही आया। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। बाबू यहाँ पे बोलो 45,000 दिया हुआ है, 45,000 दिया हुआ है, तो बोलो LOP के केस में कोई लिमिट होता है? नो लिमिट, जितना है उतना लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ लिख देता आपको कंफ्यूज करने के लिए, हम लोग फ्रेंड से लोन लिए हैं, बैंक से लोन नहीं लिए हैं। अरे चाहे आप फ्रेंड से लोन लो, बैंक से लोन लो, कॉमर्शियल बैंक से लोन लो, वर्ल्ड बैंक से लोन लो, कहीं से भी लो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट होगा, चाहे ये ड्यू हो चाहे ये पेड हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस कितना करेंगे? 45,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट? अच्छा विजिबल है, देखो दिखाई दे रहा? कितना आया? 123,770। यहाँ तक क्लियर है हम लोग को? चलो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे जगह का कमी है तो हम लोग इसे लाइन ड्रॉ करके हम लोग किसको दिखा दे रहे हैं? आपको SOP भी दिखा दे रहे हैं। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग आ जाते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टार्ट कहाँ से होता है? NAV। इसका NAV ऑलवेज क्या होता है? इसका NAV ऑलवेज क्या होगा? नील होगा। लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24B। 24B कितना है? 75,000। हम क्या बोले थे? 2 लाख के अंदर होगा तो 2 लाख के अंदर क्या? 75 भी 2 लाख के अंदर है, तो हम लोग माइनस कर देंगे। और आपको बताया था इसका आंसर क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, ठीक है, IHP। अब आपको निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, LOP निकालना होगा। LOP का कितना है? 1,23,070, ठीक है ना।
और एसओपी बेटर होगा सेक्शन लिख देना, 75,000 माइनस कर देना, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा बाबू, 48,770। ये क्या है, टोटल इनकम फ्रॉम, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलवेज हम लोग को लास्ट में माइनस करना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। आपको यहाँ पे और क्या दे सकता है, ये एज इट इज रहेगा। मान लो क्वेश्चन में ना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कुछ स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो नहीं दिया हम लोग डैश कर देंगे, वैसे ही चले जाएंगे। पहला वीडियो में तो हम बताए थे। और आपको क्या डिफिकल्ट दे सकता है इसमें, यहाँ पे आपको दे देगा कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में है, और आपको यहाँ पे नेट दे देगा। जब नेट दे देगा तो हम लोग को क्या निकालना होगा, ग्रॉस निकालना होगा। और जब, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, यहाँ तो हम लोग को अमाउंट दे दिया है ना, आपको परसेंटेज दे देगा। तो हम लोग को मालूम है अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड लोकेटेड है कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में, जो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे नहीं निकालेंगे। नेट म्युनिसिपल वैल्यू तो निकला ही हुआ था, नेट म्युनिसिपल वैल्यू तो निकला हुआ था, उसी के ऊपर निकाल देंगे हम लोग। समझ में आया। ये वाला प्रॉपर्टी बहुत आसान होता है बाबू। एसओपी में तो नील होता है, और हम आपको पहले ही बता दिए इसका आंसर या नील आएगा या जीरो आएगा। जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, अगर ये वाला नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट याद कर लेना, एसओपी के केस में मैक्सिमम लिमिट होता है, लिमिट होता है, लिमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। क्लियर है। तो हम लोग आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ना चैनल को आप चैनल पे नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।